का मतलब यह है कि जो हम केवाईसी करते हैं इसको हम ई केवाईसी मतलब इलेक्ट्रॉनिकली भी वेरीफाई करते हैं। इसका करने के लिए क्या होता है कि जिसका भी ई केवाईसी करना होता है, जब वो बैंक में जाते हैं तो बैंक में उनसे केवल वो एक कंसेंट लेटर सबसे पहले साइन करा लेते हैं। वो कंसेंट लेटर ये होता है कि वो एक UIDAI को एक कंसेंट दे रहा है कि मेरी जितनी भी इसके इंफॉर्मेशन हो इस बैंक के साथ शेयर कर दिया जाए। वो कंसेंट लेटर लेने के बाद केवल उसका आधार नंबर उससे पूछकर जो हमारा ऐप होता है, जो हमारा सिस्टम है, उसमें फीड करके और उसका बायोमेट्रिक जो इंप्रेशन ले लेते हैं। जैसे वो बायोमेट्रिक इंप्रेशन एंड उसका आधार नंबर ये दोनों टैली करते हैं, क्योंकि आधार नंबर आपने भेज दिया अपने ऐप से, बायोमेट्रिक यहां से कराया, तो जैसे ही बायोमेट्रिक ऑपरेट उसको मिलता है, टैली कर जाता है, तो उसका जो भी सारी इंफॉर्मेशन होती है UIDAI से, वो सारी बैंक के अंदर जो है अपना उसको शेयर करते हैं। उसको हमारी स्क्रीन पे शेयर होती है, हम स्क्रीन पे देख सकते हैं, उसको हम डाउनलोड करके कॉपी निकाल लेते हैं। तो जिसका ई केवाईसी करना हो तो सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास में आ जाती है, उससे टैली करके इस प्रोसेस को हम ई केवाईसी कहते हैं। जैसे आपने नॉर्मली देखा होगा अभी कि आधार कार्ड में जब हम कोई इंप्रेशन या कहीं पे लगवाते हैं, किसी का अंगूठा लगाते हैं, जब तक वो अंगूठा, अब जैसे आप अंगूठा लगवा रहे हैं, जैसे आप BC बन गए, BC बनने के बाद जब आप काम करेंगे अकाउंट पे, वो अपने अकाउंट से 500 रुपए विड्रॉ करने आया है, राइट, उसका आपने आधार नंबर पूछा, उसके अंगूठा लगाया। अब जिसने आधार नंबर बताया वो खुद वो व्यक्ति है ही नहीं, तो जैसे वो अंगूठा लगाया उसका अंगूठा मिलेगा ही नहीं, वो टैली नहीं होगा, बायोमेट्रिक टैली नहीं होगा, उसके अकाउंट से ट्रांजेक्शन नहीं होगी। लेकिन अगर आधार नंबर सही है और उसी व्यक्ति का है, जैसे उसका अंगूठा लगा वो जो पहले रिकॉर्डेड है उससे जब वो टैली करेगा तब वो हमारी ट्रांजेक्शन सक्सेस हो जाएगी। इसीलिए इसको ई केवाईसी, आधार बेस्ड केवाईसी कहा गया। वीडियो बेस्ड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन। अब ये वीडियो बेस्ड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन के लिए हमारे पास में अगर कोई कस्टमर बैंक में नहीं आ रहा है, उसका अकाउंट अगर खोलना है, तो हम उसको वीडियो बेस्ड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन करके खोल सकते हैं। इसको फेस रिकॉग्निशन भी बोलते हैं, यूजेस फेशियल रिकॉग्निशन। तो फेशियल रिकॉग्निशन का मतलब है कि दिस इज डन थ्रू ऑडियो वीडियो। वो वहां कहीं और बैठा है, आप यहां से ऑडियो वीडियो से उससे कनेक्ट हैं, उसका फेशियल रिकॉग्निशन, जो भी चीज इतने टाइम में होगी सब रिकॉर्डिंग होगी, उसका फेशियल रिकॉग्निशन भी होगा, उसका जो डॉक्यूमेंट दिखाया बताएगा आपको वो भी होंगे, वो रिकॉर्ड होंगे, जो बात पूछी जा रही है बता रहे हैं वो भी रिकॉर्ड होगा। उसको करने के साथ साथ हम क्या करते हैं, इसको बैंक से सीधा मतलब उसका जो है एक उससे वो पूछ रहे हैं आधार नंबर। आधार नंबर पूछने के बाद में जब उस आधार नंबर को हम सेंड करते हैं, तो उस आधार नंबर को सेट करने पर वो जो कस्टमर जो अकाउंट खोलने का प्रोसेस कर रहा है, उसके पास उस आधार नंबर से रिलेटेड UDAID में जो उसका आधार से लिंक मोबाइल नंबर है, उस मोबाइल नंबर पर उसके पास एक OTP जनरेट होकर आएगा, उसके पास एक OTP जनरेट हो जाएगा। उस OTP को जब वो सबमिट करेगा, और वो OTP किस पे आएगा, उसके रजिस्टर्ड मोबाइल पे आएगा, और जब वो दोबारा उसको सबमिट करेगा, तो जैसे ही वो सबमिट करता है वहां से सारी इंफॉर्मेशन उस कस्टमर की बैंक को शेयर हो जाती है। उसके बेसिस पे उसका अकाउंट खोल लिया जाता है, और फिर विद इन 12 मंथ्स वो अपना जो भी हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है उसको आके फिजिकली सबमिट करता है। यहां मैं जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूं OTP की। कई बार आपने देखा होगा कि आप कोई भी चीज करते हैं, राइट, क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए आप इतनी आजकल हमारे पास में रिलायंस स्मार्ट पॉइंट है और कई जगहों पे जब आप कोई चीज खरीदते हैं तो उनका सिस्टम क्या है, उनका सिस्टम है कि आपके पॉइंट्स होते चले जाते हैं, बैलेंस हो गया, आपके 500 पॉइंट हो गए सपोज करिए, उसके 500 रुपए हो गए। अब आप उनको रिडीम कराना चाहते हैं, तो आपने जहां से परचेज किया उनसे बोला यार हमारे 400-500 पॉइंट है, इसको रिडीम करना है, कहता कोई बात नहीं सर कर देंगे। आपने सामान खरीदा, सामान खरीदने के बाद उसने रिडीम के लिए जैसे डाला, मैसेज डाला अपने उसको सिस्टम में,
तो तुरंत आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल है उसमें वहां पर में आपका एक ओटीपी आएगा। अगर आपने रजिस्टर्ड वो मोबाइल आपके पास नहीं है और ओटीपी आपके पास में नहीं बता पा रहे हैं तो आपके अकाउंट रिडीम नहीं होंगे। लेकिन जैसे आपके पास में खड़े थे, आप वही मोबाइल आपने ले रखा है, उसके पास आपके पास ओटीपी आया, जैसे ही आपने ओटीपी उनको बताया वो ओटीपी डालेगा और आपका पता लगा बिल बना था 670 रुपए का, 400 रुपए उसमें से रिडीम हो गए, आपसे केवल 270 रुपए ले लेगा। वो कब करा उसने? जब आपने ओटीपी नंबर्स को टैली हुआ वहां पर में। यहाँ तो ओटीपी क्योंकि हम वहां नजदीक सामने खड़े हैं तब आप बता रहे हैं, यहाँ पे जो बैंक वाले के पास वो कस्टमर नहीं है, उसके पास जो ओटीपी आएगा वो ओटीपी बैंक को नहीं बताएगा, वो ओटीपी को सबमिट करेगा वहां पर में, जो यहाँ पे प्रोसेस यहाँ कर रहा था, सबमिट करते ही सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। दिस इज अनदर यूज ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी टू फैसिलिटेट द कस्टमर्स फॉर ओपनिंग ऑफ द अकाउंट। पीरियोडिक अपडेशन ऑफ केवाईसी, इस स्लाइड पे जरा थोड़ा सा ध्यान ज्यादा देंगे क्योंकि इसमें से इंपॉर्टेंट सवाल बनेंगे। अब पीरियोडिक अपडेशन की जरूरत क्या पड़ती है, कैसे पड़ेगी, कब करेंगे? सबके एक ही टाइम पे करेंगे क्या? नहीं। पहली बात, पीरियोडिक अपडेशन का मतलब है समय समय पर अपडेशन होगा, और ये अपडेशन करने के लिए बैंक अपने कस्टमर्स को 3 कैटेगराइज में डिवाइड कर लेता है। अब देखिए दूसरी लाइन में मैंने लिखा है कैटेगराइजेशन एंड स्पेसिफिक रीजन टू बी केप्ट कॉन्फिडेंशियल। ये जरूरी नहीं है, ये ऐसा नहीं है कि आपको हम जौन सी भी कैटेगरी में बैंक ने आपको डाला है वो आपको बताया जाए क्यों डाला है, ऐसा कोई रीजन नहीं बताने की वो नहीं है। हम आपको थोड़ा हिंट दे देते हैं क्या होता है। ये लिंक करते हैं कहां पे? जब आपने अकाउंट खोला था, जिस समय आपने अकाउंट खोला था उस समय आपसे पूछा गया था आपका प्रोफेशन क्या है और आपकी एनुअल इनकम क्या है। आपके अकाउंट में जो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं अगर वो उसी प्रोपोर्शनेट में हो रही हैं जितनी आपके एनुअल इनकम है तो आपको लो रिस्क कैटेगरी में कैटेगराइज कर लेंगे। अगर उससे ज्यादा से हो रही हैं तो मीडियम रिस्क वाले आ जाएंगी, और बहुत हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस हो रही हैं जो उससे प्रोपोर्शनेट में नहीं आती हैं, जिनकी मॉनिटरिंग की जरूरत पड़े तो हाई रिस्क में चला जाए। अब 3 कैटेगरी में हमने डिवाइड कर दिया, लो, मीडियम एंड हाई। इन तीनों का जो पीरियड है, इन तीनों का जो पीरियड है अपडेशन का, लो कैटेगरी वालों का है 10 साल। अगर कोई भी कस्टमर लो कैटेगरी में, लो रिस्क कैटेगरी में कैटेगराइज हुआ है, लो कैटेगरी का मतलब ये लो रिस्क कैटेगरी जो बैंक के साथ रिस्क है, 10 साल, मीडियम वाले का 8 साल और हाई रिस्क वाले का 2 साल। अब इसको आपको मैं 3-4 सवाल बना के पूछ रहा हूं और आंसर भी दे रहा हूं, सिर्फ केवल सुन लें। पहला, बैंक अपने कस्टमर्स को कितनी कैटेगरीज में डिवाइड करता है? आंसर में लिखा 2, 3, 4, 5, मैं 3 को टिक करूंगा। बैंक की जो कस्टमर्स को कैटेगराइज में डिवाइड करता है उनके नाम हैं, 2 नाम उसने लिख दिए, लो रिस्क कैटेगरी, मीडियम रिस्क कैटेगरी। तीसरी का नाम है, नीचे उसने कर दिया हाई रिस्क कैटेगरी, नॉर्मल रिस्क कैटेगरी, बिलो नॉर्मल कैटेगरी, तो उसका जाएगा हाई रिस्क कैटेगरी। फिर आएगा तीसरा, जिन हाई रिस्क कैटेगरी के कस्टमर्स का अपडेशन पीरियोडिकली होता है 2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर, 4 साल के अंदर, 5 साल के अंदर। हाई रिस्क वाले का 2 साल, मीडियम रिस्क वाले का 8 साल, लो रिस्क वाले का 10 साल। हो गए क्लियर पॉइंट सारे? यस। नॉमिनेशन, नॉमिनेशन का मतलब होता है कि जो भी अकाउंट्स हमारे खुलते हैं, एसेट्स अकाउंट जिनको बोलते हैं, जिनके अंदर डिपॉजिट्स लिए गए हैं, जिस भी व्यक्ति के नाम से खोला गया है, उसकी डेथ हो जाने के बाद वो पैसा किसको दिया जाएगा, जिस भी व्यक्ति को नामित करता है वो, उसको नॉमिनेशन बोलते हैं। वो जो डिपॉजिट अकाउंट करने वाला है, अकाउंट होल्डर है, वो कहता है कि मेरी मृत्यु के बाद फलाने फलाने, जो उसका बेटा है, बेटी है, कोई भी है, जिसको भी करा है नॉमिनेट, इसको पैसा दिया जाए। तो उसकी अगर डेथ हो जाती है तो नॉमिनेशन जिसके नाम पे है वो नॉमिनी आता है, बैंक के अंदर उसका डेथ सर्टिफिकेट जमा कराया, बताया कि मैं नॉमिनी हूं, एक फॉर्म मिलेगा, जो भी उसकी फॉर्मेलिटीज वो कंप्लीट करी,
अपना आइडेंटिफिकेशन लगाया, बैंक उसको प्रोसेस करता है, उसको पेमेंट सारा उसको दे दिया जाता है। दिस इज सिंपल नॉमिनेशन। अब जरा ध्यान से इसके बारे में कुछ बातें सुन लीजिए जो आपके एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के रूप में बनती है। पहला, नॉमिनेशन केवल एक व्यक्ति के नाम से होगा, एक के ज्यादा नहीं होगा। जॉइंट अकाउंट में भी नॉमिनेशन होगा लेकिन एक ही नाम से होगा। दो, तीसरा, जो एसोसिएशंस हैं, जो ट्रस्ट हैं, जो सोसाइटीज हैं, इनके अकाउंट में नॉमिनेशन नहीं होता। तीन, अगर एक व्यक्ति ने किसी का नॉमिनेशन किया है, वो उसका नॉमिनेशन कैंसिल भी कर सकता है, उसका नॉमिनेशन चेंज भी कर सकता है। ओके, सारी बातें क्लियर हो गई। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट यहां पर में यह है कि जब किसी का नॉमिनेशन करा जाता है तो नॉमिनी को उसकी डेथ के बाद पैसा मिलता है उसका। यहां पर मैं एक चीज और आपको क्लियर कर दूं कि जब किसी कस्टमर की डेथ हो जाती है तो उसके अकाउंट में जितना भी पैसा होता है उसको नॉमिनी को दिया जाता है और उस अकाउंट को बंद कर दिया जाता है। बड़े ध्यान से सुनिए, उस अकाउंट को बंद कर दिया जाता है। उसके बाद उसमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं होगी। अगर उसको बंद नहीं करेंगे और नॉमिनी को उसको अलाउड कर देंगे उसमें ऑपरेट करने के लिए तो उसमें फिर ट्रांजैक्शन होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। तो नॉमिनी को पैसा कैसे दिया जाता है? उस खाते को बंद करके। अगर ज्वाइंट अकाउंट भी है, उस केस में भी ज्वाइंट अकाउंट का मतलब ए और बी के नाम से है। अगर ए की डेथ हो गई है तो बी को पैसा मिलेगा। इस कंडीशन में भी खाते को बंद कर दिया जाता है। डेथ के बाद जो भी अकाउंट होता है उसके अंदर ऑपरेशंस अलाउड नहीं किए जाते। कितनी चीजें हमने बता दी, मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूं क्विकली। नॉमिनेशन एक के नाम से होगा, ज्वाइंट अकाउंट में भी नॉमिनेशन होगा, केवल एक ही नाम से होगा। जो नॉमिनेशन कराया गया उसको चेंज किया जा सकता है, उसको कैंसिल किया जा सकता है। ट्रस्ट सोसाइटीज के अकाउंट्स में नॉमिनेशन नहीं होगा। जब किसी की डेथ हो जाती है तो उसका खाता बंद कर दिया जाता है। अगर जॉइंट अकाउंट है तो उसमें भी खाते को बंद कर दिया जाता है, उसमें उसका जो सेकंड होल्डर है उसको ऑपरेट करने नहीं दिया जाता। ओके, अब हम आते हैं थोड़ा सा प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग पे। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग की जब हम बात कर रहे हैं तो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, पीएमएल एक्ट जिसको बात कर रहे हैं, इसका पर्पज ही बनाने का यह है कि हम कस्टमर की अच्छे से समझ सकें, उसकी फाइनेंशियल पोजीशंस को, फाइनेंशियल डीलिंग्स को अच्छे से समझ सकें। यहां मैं कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि मैं ऑलरेडी इसके बारे में आपको बहुत ज्यादा बोल चुका हूं। सर एक बात बताओ सर। हाँ बोलिए। सर जो नॉमिनी होता है ना, हाँ, जो बैंक में जो पैसा पड़ा रहता है वही नॉमिनी वही पैसा का मालिक है क्या? उसका उत्तरसूरी उसको पैसा का मालिक है? जो नॉमिनेशन है वो मालिक नहीं होता, उसका वो ट्रस्ट होता है, उसका ट्रस्टी बन जाता है, उसको पेमेंट मिलता है। वो ओके सर, उसके बाद वो उनके उत्तराधिकारी को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, कैसे करेगा उसका काम है, ठीक है सर, वो हमसे ले जाएगा। ठीक है सर, वो थैंक यू सर। जॉइंट अकाउंट्स होते हैं। लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग की जो हम बात कर रहे थे, मैंने मनी लॉन्ड्रिंग का पहले आपको बता चुका हूं मैं कि मनी लॉन्ड्रिंग का उसको देखने करने के लिए वो जो मैंने केवाईसी बात करी थी उसके अकाउंट में जो हम करते हैं, ये एक्ट इसी चीज के लिए बनाया गया है कि हम कस्टमर्स की फाइनेंशियल डिसिप्लिन को, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को अच्छे से समझ सकें और कहीं पर में हमको कोई डाउट होता है तो उसके बाद हम जो इसको डिटेंशन कर सकें, उस ट्रांजेक्शन को, उसको रिपोर्ट कर सकें, सस्पेक्ट एक्टिविटीज को। अगर आपको मैं छोटी सी एग्जांपल देके आगे बढ़ूंगा यहां पर मैं, मान लीजिए आप अपने अकाउंट में 5 लाख रुपए जमा करने गए हैं, बैंक आपसे सोर्स पूछे कैसा। अगर सोर्स आपने सही मतलब सेटिस्फैक्टरी सोर्स बता रहे हैं तो ठीक है। अगर बैंक को लगता है सेटिस्फैक्टरी सोर्स है, दे आर सेटिस्फाइड विद दिस, अदरवाइज दे कैन नॉट, दे कैन रिफ्यूज टू डिपॉजिट दिस अमाउंट। एक, दूसरा, आपके अकाउंट में आपने, मैंने जैसे बोला टीचर हैं, है ना, आपकी सैलरी 50,000 रुपए महीने की आती है, आपके अकाउंट में ऑल ऑफ ए सडन एक 20 लाख की क्रेडिट आ गया। वो 20 लाख का क्रेडिट आया, हम उसका देखेंगे सोर्स कहां है, कहां से आया 20 लाख का क्रेडिट। पता लगा जो गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है
उसने भेजा है। कौन सा डिपार्टमेंट है? जिन्होंने आपकी लैंड अक्वायर करी होगी, आपसे पूछा गया तो आपने बताया साहब हमारी ये विलेज में लैंड थी, यहां से एक हाईवे बना, उसके सारी लैंड गवर्नमेंट ने ले ली, उसका कंपेंसेशन आया है। चाहे आपके अकाउंट में 5,000 की ट्रांजेक्शन, 10,000 की ट्रांजेक्शन होनी होती है, वो तो ठीक है, लेकिन एबनॉर्मल 20 लाख की ट्रांजेक्शन जो आपके अकाउंट में हुई है, उसका सोर्स सेटिस्फैक्टरी सोर्स है, इसका मतलब ठीक है, ये मेरे को जब कोई डाउटफुल ट्रांजेक्शन नहीं। लेकिन अगर आपके अकाउंट में 20 लाख क्रेडिट हुआ है और आपको बैंक ने पूछा फोन करके कि आपके अकाउंट में 20 लाख का ये क्रेडिट आया है, कहां से आया है, आपने कहा साहब मुझे नहीं पता या मेरे को नहीं पता, इसका लिए डाउटफुल है। आप अगर उसका सोर्स नहीं बता पा रहे हैं तो देन इट इज अ डाउटफुल ट्रांजेक्शन। इसको डिटेंशन रिपोर्टिंग, ये हम मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर इसके अंदर कर सकते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग की 3 फेजेस होती हैं, 3 फेजेस है मनी लॉन्ड्रिंग की। पहली को प्लेसमेंट बोलते हैं, दूसरी को लेयरिंग बोलते हैं, तीसरी को इंटीग्रेशन बोलते हैं। प्लेसमेंट का मतलब होता है फिजिकल डिस्पोजल और द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, जो इलीगल तरीके से कमाया हुआ पैसा है उसका फिजिकल डिस्पोजल करना।